अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक उर्दू नावल चैनल, जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल तकापुल जाना की एपिसोड नंबर 2। तो तहरीर किया है अफशा कंवल ने। तो चलिए पढ़ते हैं नावल की एपिसोड की तरफ। नैयर लाशारी की बहन की मेहंदी थी और बेजी समेत घर के सभी अफराद खाना वहीं गए हुए थे। घर में बस मुनव्वर सुल्तान अपनी 5 साल की बेटी के साथ तन्हा थीं। उनके नंदोई को इस चीज़ का इल्म था। उन्होंने बहाना बनाया और अपनी बहन की मेहंदी की तकरीब छोड़कर सीधा सुल्तान मैंशन पहुंच गए। मुनव्वर सुल्तान, जो अपनी बेटी को सुलाकर अपने शौहर की यादों में गुम थीं, अपने चेहरे पर किसी की खुरदरी उंगलियों का लम्स महसूस करते होश में आती नाक की तरह उनके बड़े हाथ को बुरी तरह झटक गईं और बिजली की तेज़ी से गोद को दुपट्टे से कवर किया और सूरज से बैठ छोड़कर उठ खड़ी हुई। आप में शर्म बाकी बची है या नहीं? हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मुझे छूने की? वो थर थर गुस्से से कांपती बुरी तरह से चीखीं तो नैयर लाशारी ने लपक कर उनको दबोच कर उनके मुंह पर हाथ जमा दिया। वो बुरी तरह उनकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाने के लिए मचली थीं। वो मुसलसल जोर लगाती नैयर लाशारी की गिरफ्त से अपना वजूद छुड़ाने की तगोदो में थीं। अल्लाह का कहर नाजिल हो तुम पर, छोड़ो मुझे। पूरी जान लगाकर उन्हें परे धकेलती वो नीचे गिरा दुपट्टा उठाकर धुपने की मानंद चलती सांसों के दरमियान गोया चीख उठी थी। क्यों भरी जवानी एक मरे हुए शख्स के नाम पर बर्बाद करी हो? देखो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम मेरे साथ कॉपरेट करो, सच में तुम्हें खुश रखूँगा। मेरे दिल की तमन्ना भी पूरी होती रहेगी और तुम्हारी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। खबासत भरे लहजे में मुनव्वर सुल्तान के सरापे को ललचाई हुई नज़रों से देखते गोया नैयर लाशारी ने अपनी गलाजत अल्फाज से जाहिर की थी। मुनव्वर सुल्तान के अंदर इस बकवास ने गोया आग ही भड़का दी थी। जब भी वो तैश में आगे बढ़ी और अपने करारे थप्पड़ की छाप उनके चेहरे पर छोड़ दी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? वो गोया इस जरूरतमंदाना इक़दाम पर गुस्से से पागल हुए थे। उनके लिहाज से वह एक आसान हदफ थी, मगर ऐसा नहीं लगा था। वह आसान हदफ हरगिज़ नहीं थी। वह एक औरत ही नहीं बल्कि एक माँ भी थी। वह अगर आज कमज़ोर पड़ जाती तो कल अपनी बच्चियों की हिफाजत कैसे कर पाती? बस इसी चीज़ ने उनके हौसले बुलंद किए थे। वह शैतान के सामने हरगिज़ भी कमज़ोर नहीं पड़ सकती थीं। कमरे में शोर बढ़ा तो सहमी हुई कनवा ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया। मुनव्वर सुल्तान ने शैतान से इंसान को ज़ोरदार धक्का मारा और लपक कर अपनी बेटी को उठाते दूसरे ही लम्हे वो खुद को ड्रेसिंग रूम में बंद कर चुकी थीं। रोती कनवा को सीने में भींचे वो बुरी तरह से खुद में भी रो रही थीं। उनके बरवक्त इक़दाम ने उनकी इज्जत महफूज रखी थी, मगर कब तक? इस सवाल ने उन्हें शिद्दत से रुलाया था। जब सब घर वाले वापस आ गए, मलिहा बेडरूम में आई तो अपनी माँ और बहन को वहाँ ना पाकर उसने घर में शोर डाल दिया। सब उन्हें ढूंढने में लग गए। ऐसे में मुनव्वर सुल्तान की जेठानी ने मुनव्वर सुल्तान को उनके कमरे में ढूंढा तो वो उन्हें ड्रेसिंग रूम में बिलाकर मिल गईं। वो डरी सहमी उनके गले से लगी रो दी थी और उन्हें सारी बात भी बता दी थी। वो नहीं बताती तो उनकी शर्ट का फटा बाजू और गले के टूटे बटन उनकी हालत ज़ार बयान कर रहे थे। ये बात बेजी के कानों तक सरवर सुल्तान के ज़रिए पहुँची तो गोया घर में एक भूचाल आ गया। उन्होंने फ़ौरन से पेश अपनी बेटी और दामाद को घर बुलवाया और जब उनसे बात पुछ की गई तो वो उल्टा गुस्सा करने लगे। आपकी बहू मुझ पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है। अरे वो तो ख़ुद मुझे कॉल्स करती रहती है कि लेकिन ये मैं ही था जिसने ख़ानदान की इज़्ज़त की खातिर बात दबा ली। कल भी इसने मुझे फ़ोन कॉल किया और बोली कि घर पर कोई नहीं है, तुम आ जाओ, और मैंने इसे गुस्से से 2-4 बातें क्या सुना दी। बस इसी चीज़ का बदला ले रही है आपकी बहू मुझसे। वो तो जैसे हत्थे से ही उखड़ गए थे। देख लें बेजी अपनी लाडली के करतूत। अरे पूरे ख़ानदान ने मेरा शौहर ही मिला था इसे डोरे डालने को। अपनी बहन के वावेला मचाने और बदलफाजी पर मीर बख्त सुल्तान की बस हुई थी। छोटी, बस कर दो। इतना बुरा कैसे बोल देती हो तुम? कोई शर्म हया बाकी बचती है? उनका गुस्से से पूरा ऊंचा लहजा बेजी के कमरे की चारदीवारी में गोया किसी बादल की तरह गरजा था। बस इसी की कमी रह गई थी। देख लें आप बेजी, किस तरह ये औरत आपके घर के मर्दों को काबू कर रही है। 8-8 आंसू बहाए वो उनके घुटने से लग कर बैठी थीं, जो कब से खामोश तमाशाई बनी बजाय किसी फैसले पर पहुंच गई थीं। बस, बहुत हुआ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। उन्होंने हाथ उठाकर गोया सभी को खामोश रहने का इशारा दिया। अकेली औरत को देख, गिद्ध की तरह हर कोई उसे नोचने को आता है। संजीदगी से अपनी बात कहकर उन्होंने एक तेज़ नज़र अपने दामाद पर डाली तो वो एक लम्हे को सटपटाए थे। उन्हें लगा जैसे ये जुमला उन्होंने ख़ास उन्हें ही सुनाने को बोला है। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं मुनव्वर का निकाह। उन्होंने चंद पल का तवक़्क़ुफ़ किया और अपनी नज़रें मीर बख्त के चेहरे पर गाड़ दीं, जबकि उन दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे का चेहरा देखने के बाद अपनी मुस्तरद नज़रें बेजी की जानिब मरकूज़ कर ली थीं, जो बाकी का जुमला मुकम्मल करने में लगी थीं। मीर बख्त सुल्तान से आज ही चंद गवाहों की मौजूदगी में करने लगी हूँ।
अपनी बात कहकर उन्होंने मीरबख्श की जानिब देखा था, जो इस फैसले को सुनकर सब बेचैन नजर आ रहे थे। उनके लिए अपनी माँ की बात मानना आसान नहीं था, लेकिन वो उनके हुक्म की रुकरदानी भी नहीं कर सकते थे। वो अपनी माँ के फरमाबरदार बेटे थे, लेकिन यहाँ मामला उनके दिल और दिल की मकीन का था। शायद उन्हें उनकी माँ का फैसला पसंद नहीं आता। कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। उन्होंने उसे तजब्जुब का शिकार देख अपनी बात रखने की इजाज़त दी। मगर बेजी, आप इतना सख्त फैसला कैसे ले सकती हैं? भाई साहब तो पहले से शादीशुदा और बेटे के बाप हैं। छोटी को पल में उनके फैसले से इख्तलाफ हुआ था। मज़हब इसे दूसरी शादी की इजाज़त देता है, बल्कि किसी बेवा से अक़्द सानी करना और उसे उसकी यतीम बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना तो इंसवाब का काम है। वैसे भी मुनव्वर का कोई करीबी रिश्तेदार हमारे अलावा नहीं है। वो इस घर में बगैर किसी रिश्ते के रही तो कल को फिर कोई तुम्हारी तरह मुँह भरकर मेरे बच्चों के किरदार पर कीचड़ उछालेगा, और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अच्छे से अपनी बेटी के एतराज़ को रद्द करते हुए अब वो अपने बेटे को देखते उसके बोलने की मुंतज़िर थी। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने सरबत सुल्तान का चेकअप किया और उन्हें छुट्टी दे दी, मगर चंद हिदायत के साथ। वो लोग सरबत सुल्तान को डिस्चार्ज कराकर सुल्तान मैंशन ले आए थे। इस दौरान मीर अर्ज़क और मलिहा उनके साथ साथ ही रहे थे। इस दौरान मलिहा ने उसे यूँ इग्नोर किए रखा जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। वो सब देख और महसूस कर रहा था, लेकिन फ़िलहाल वो खामोशी था। उसे बस अपनी माँ जी की फ़िक्र थी। मलिहा से हिसाब वो बाद में देने वाला था। सरबत सुल्तान इस वक्त अपने बेडरूम में बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी अपने बेटे से बातें कर रही थी, जबकि मलिहा किचन में मौजूद उनके लिए परहेज़ी खाना खुद तैयार कर रही थी। तो दूसरी तरफ बटलर डिनर की तैयारी में मसरूफ़ था। मलिका बान अपने घर वापस जा चुका था। कनवा अपने कमरे में बंद थी। कल उसका लास्ट पेपर था, तो वो उसी की तैयारी में मसरूफ़ थी। वैसे भी उसे ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं था। वो ज़्यादातर अपने कमरे में पाई जाती थी। बस नाश्ता और खाने के लिए वो कमरे से बाहर आती थी। मुनव्वर सुल्तान कमरे में आराम कर रही थी तो मीरबख्श सुल्तान स्टडी में गुम हो चुके थे। मलिहा ने मुनव्वर सुल्तान का सूप रेडी किया और ट्रे में बाउल सेट करती बटलर से मुखातिब हुई। इकबाल भाई, 5 मिनट बाद चूल्हे की आंच बंद कर दीजिएगा, नरम गोई से कहती वो ट्रे उठाए वहाँ से बाहर निकल गई थी, जबकि बटलर ने एक मुस्कुराती नज़र अपनी छोटी बेगम साहिबा पर डाली थी, जो रहमदिल होने के साथ साथ आला अखलाक की भी मालिक थी। बड़ी माँ, मैं आपके लिए गरम गरम सूप लाई हूँ, बस जल्दी से इसे फिनिश करें, फिर मैं आपको मेडिसिन भी दूँगी। कमरे में दाखिल होते ही शीरी अंदाज में तेज़ तेज़ बोलते उसने जैसे ही सामने देखा, बेड पर सरबत सुल्तान की जगह मीर अर्ज़क को बैठा देख उसके चेहरे की दिलकश मुस्कुराहट सिमट गई और उसने सूरत से नज़रों का जाविया भी बदल डाला, जबकि मुकाबिल को उसकी यह हरकत गवारा नहीं हुई, जब उसके चेहरे के अज़लात खिंच से गए। मलिहा ने एहतियात से ट्रे टेबल पर रखी और वॉशरूम की जानिब कदम बढ़ाए तो उसके हरकत करने पर मलिहा की मोटी शहद रंग चोटी किसी नागन की तरह उसकी पतली कमर पर लहराई थी। काले रंग के लिबास में सलीके से दुपट्टा शानों पर फैलाए वह धुले धुलाए चेहरे के साथ बला की हसीन लग रही थी। वह सादगी में गज़ब ढाती थी तो हार सिंगार करके उसने गोया कहरी बर्पा करना था। बड़ी अम्मी, जल्दी से आएँ, मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ, ठंडा हो जाएगा। वॉशरूम का डोर हल्का सा नॉक करती वो गोया उन्हें इत्तला दे रही थी। 2 मिनट वेट करो। डोर के पीछे से उभर कर उनकी आवाज़ पर उसने ओके के लिए हल्का सा हाथ दरवाजे पर मारा और कमरे से जाने के लिए पर तोड़ने लगी। उस शख्स की नज़रें उसे खुद पर गड़ती महसूस हो रही थी। वो फ़िलहाल यहाँ से जाना चाहती थी। तुम्हारी आईसाइट कमज़ोर है तो तुम चश्मा क्यों नहीं इस्तेमाल करती? मीर अर्ज़क का तंज़ में डूबा लहजा उसे आगे बढ़ने से रोक गया, लेकिन उसने अब भी पलट कर उस पर नज़र नहीं डाली थी, मगर जवाब ऐसा दिया कि उसे पतंगे लगा दिए थे। मैं अजनबियों से कलाम नहीं करती। सर्द सपाट अंदाज में कही मलिहा की बात तीर की तरह मीर अर्ज़क को जा कर लगी, तो वह सूरत से उसके करीब आता एक झटके से उसका बाजू दबोचे उसका रुख अपने सामने करता उसे टेरेस से ग्लास डोर की जानब धकेल लिया, जबकि उसके इस जारहाना अमल पर वह सहमी ज़रूर मगर बज़ाहिर चेहरे के तासुरात सपाट ही रखे। अब मंजर कुछ यूँ था कि मलिहा की पुश्त गिलास वॉल से लगी थी और मीर अर्ज़क ने उसके दोनों अतराफ अपने हाथ जमा कर गोया उसे कैद कर लिया था। ये बात मेरी आंखों में देखकर कहो, डैमिट। वो दबा दबा से भेड़िए की मानो गर्रा उठा और साथ एक हाथ से उसकी ठोरी दबोचे मलिहा का चेहरा ऊंचा कर गया, यूँ कि अब दोनों के चेहरे एक दूसरे के आमने सामने थे। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शहद रंग आंखों में गुस्से की सुर्खी थी, तो वहीं भूरी कांसी आंखों में बला की अजनबियत रकम थी। वो इसकी जानिब यूँ ही देख रही थी जैसे किसी अजनबी की जानिब देखा जाता है, सर्द और सपाट अंदाज में बगैर किसी एहसास को जाहिर किए, जबकि उसका यह अंदाज मीर अर्ज़क के अंदर कोई तूफ़ान सा बर्पा कर गया। मेरी बात की तस्दीक यकीनन अब हो चुकी होगी, तो क्या अब आप मुझे जाने देंगे?
उसका लहजा हर जज्बे से आदी था, जिसके सबब मीर अर्ज़क ने तेज भरे अंदाज से वॉल पर ज़ोरदार हाथ मारा तो ग्लास बड़े ज़ोर से वाइब्रेट हुआ, तो वह एकदम उछल पड़ी। इससे पहले कि वो उससे टकरा जाती, वो लम्हे में उससे दूर हो गया। तो वो बज़ाहिर मजबूत कदम उठाए तेज़ी से वहाँ से निकली थी। उसके जाते ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर सरबत सुल्तान वॉशरूम से बरामद हुई थी। अरे, मिली चली गई। कमरे में मलिहा को न पाकर वो संजीदगी से गोया हुई। उसे शायद कोई काम था, जब भी वो ट्रे रखकर खामोशी से चली गई। वो उनका हाथ थामकर बेड तक लाया और उन्हें बेड पर बिठाकर ट्रे उठाने के लिए टेबल की समत बढ़ गया, जबकि सरबत सुल्तान ने अपने बेटे के गैर मामूली संजीदगी को शिद्दत से महसूस किया था। वरना तो कुछ देर पहले तक वो उनसे बड़े अच्छे मूड में बातें कर रहा था, लेकिन इस वक्त वो बला का संजीदा था। मतलब उन दोनों के बीच ज़रूर कोई बात हुई थी, जब भी मिली भी उन्हें सूप पिलाए बगैर रूम से चली गई। वो ये सब सोच रही थी, लेकिन बोली फ़िलहाल कुछ नहीं थी। मीर अर्ज़क ट्रे उठाए उनके करीब रुकता, ट्रे बेड पर उनके सामने रख कर ख़ुद भी वहीं बैठ गया और कांच के बाउल पर से रबर का कैप उतारने लगा। दूसरी तरफ मलिहा ने सीधे अपने कमरे में आकर पहले कमरा लॉक किया और फिर दुपट्टा वहीं फेंककर खुद बेड पर औंधे मुँह जाकर गिरी थी। उसका जिस्म हल्के हल्के लरज़ रहा था और वो घुटी घुटी आवाज़ में रो रही थी। तुमने झूठ कहा था कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है। उसका होना तुम्हें मुतासर कर रहा है। तुम रेज़ा रेज़ा बिखरने लगे हो। उसका दिल उसके मद्दे मुकाबिल होता उस पर चीख चिल्ला रहा था। उसके नारवा सलूक ने मुझे हर्ट किया है। मैं उसकी जानिब देखना भी नहीं चाहती। रोते हुए तक्के में मुंह दिए दबा दबा से चीख उठी। क्यों नहीं देखना चाहती? दिल की जानिब से सवाल उठा था। भूल गए तुम कि किस तरह उसने मुझे ज़िल्लत के दहाने पर छोड़ दिया था? कितने साल मैंने लोगों के ताने और तरहम भरी नज़रें खुद पर बर्दाश्त की हैं। तुम्हें तो याद होना चाहिए, तुम भी इस ज़िल्लत में बराबर के हकदार थे। खून का आंसू रोए हो तुम भी। भूल गए ये कमरा जो मेरी आखिरी आराम का बनने जा रहा था? भूल गए वो सब? उसने गुस्से में हाथ मारा तो उसके हाथ में पहनी चूड़ियाँ एक एक करके टूटती उसकी कलाई को भी ज़ख्मी कर गई थीं। ये वही हाथ था जो मीर अर्ज़क ने पकड़ा था। उसके लम्स की हिद्दत जो कुछ देर पहले तक उसे सुलगा रही थी, अब उसे इस हिद्दत से छुटकारा मिल गया था कि शदीद जलन हर शय पर हावी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन गुनूदगी में डूब चुका था। अगली सुबह का आगाज़ सुल्तान मैंशन में जान डाल गया था। सबके पुरसुकून चेहरे सरबत सुल्तान के मरहून मन्नत थे, वरना कल उनकी कंडीशन के सबब सभी हद परेशान हो चुके थे। इस वक्त खाने की टेबल पर सभी मौजूद थे सिवाय उन दो बहनों के। उस वक्त सुल्तान मैशन मलिक अवान भी आया हुआ था, लेकिन उसने और मीर अर्ज़क ने हाथ मिलाने के अलावा कोई बात नहीं की थी। हाथ मिलाने का सबब भी सामने सरबराही कुर्सी पर बैठे मीर बख्श सुल्तान थे, वरना तो उन्होंने ये तकल्लुफ़ भी नहीं करना था। मुलाजिम नाश्ता टेबल पर सेट करते जा रहे थे। मीर बख्श के हाथ में अखबार था और आंखों पर चश्मा। उनकी सारी तवज्जो अखबार की खबरों की जानिब थी। सबसे पहले कनबा आई और सबको झुझक कर सलाम करती सीधा सरबत सुल्तान के करीब जाकर ठहरी और उनके गले में बाहों का हार डालकर उनका सर चूमा। आप कैसी हैं? सॉरी, मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकी, अपिया ने मना कर दिया था। उसके बोलने का मासूमियत भरा अंदाज मीर अर्ज़क के लबों पर धीमी से मुस्कान छोड़ गया था, जबकि मलिक अबान की तवज्जो भी उसी की जानिब हो चुकी थी, जो ब्लैक शर्ट ट्राउज़र पर वाइट दुपट्टा सलीके से ओढ़े हसीन और मासूमियत का दिलकश इम्तिजाज लग रही थी। उसकी काली जुल्फ़ों की चंद आवारा लटें उसके कान, गाल और गले को चूम रही थी, लेकिन वो हर शय से बेनियाज थी। कोई नहीं मेरी बच्ची, अच्छा क्या कि तुम वहाँ नहीं आई। खामख़ा पैनिक हो जाती, पेशेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ। वैसे भी मैं ठीक हूँ। कनवा का हाथ थाम कर लबों से लगाते उसे प्यार करती सरबत सुल्तान ने उसका हाथ पकड़ते उसे अपने साथ बिठा लिया था। तुम अर्ज़क से मिली? उन्होंने बाएं जानिब इशारा दिया तो उसने चेहरा घुमाकर हैरानगी भरी नज़रों से उसे देखा। उस दिन के हंगामे के बाद वो उससे आज रूबरू देख रही थी। मीर अर्ज़क को अपनी जानिब मुतवज्जो देख उसने और जल्दी से घबराकर सलाम कर डाला था। वैसे भी वो गुस्सैल लोगों से खाइफ रहती थी और उसने हमेशा ही मीर अर्ज़क को इसी मूड में देखा था। आप कब आए? मुझे तो इल्म ही नहीं हो सका। सादगी से बोलते उसने बात के ख़त्म पर हस्ब आदत अपनी आंखें झपकाई थीं। तुम कमरा नशीन होती हो प्यारी लड़की, इस वजह से हर खबर से दूर होती हो। मलिका बांग के छेड़ते अंदाज पर वो एकदम से हंस दी, बेरिया शफाफ हंसी, जबकि मीर अर्ज़क ने मलिका बांग को घूर कर देखा था। मैं कल शाम पहुंचा हूँ। हम जिस वक्त घर पहुँचे तुम शायद अपने कमरे में जा चुकी थी, डिनर पर भी मौजूद नहीं थी। शायद इसकी वजह तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं। माँ जी बता रही थी कि तुम्हारे पेपर्स चल रहे हैं। वो मीर अर्ज़क था, अपनी छोड़ी जगह उसे अच्छे से वापस लेना भी आती थी, सो ये बात बावर कराता वो सीधा कनवा से मुखातिब था। जी कल मेरा लास्ट पेपर है। सच मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी माँ आपको बहुत मिस करती थी। देखें इनके उदास चेहरे पर कितने वक्त बाद पुरसुकून मुस्कुराहट आई है
और ये सब आपकी वजह से है। अब आप प्लीज़ बड़ी माँ को छोड़कर नहीं जाइएगा। वो उदास होती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और सबसे ज़्यादा अप्पिया दुखी होती हैं। मीर अर्ज़ा को पहला शख्स था जिससे कन्वा बेझिझक होकर रवानी से बातें कर रही थी, वरना वो चंद एक जुमले के अलावा कुछ नहीं बोलती थी। मगर इस वक्त उसका अंदाज़ कुछ अलग था। इस मरतबा मीर बख्त ने भी अखबार को एक जानिब रखा और उसे नरम नज़रों से देखने लगे। उसका नरम अंदाज सभी को खुशगवार एहसास से दोचार कर गया। बस एक मलिक अबान ही था जिसका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने बैठे मगरूर शख्स को वहाँ से गायब कर डाले। मलिया कहाँ है भाई? रात डिनर पर भी मौजूद नहीं थी, बुलाएं उसे। मीर बख्त किसी से भी मुखातिब हुए बगैर संजीदगी से बोले थे। उन्हें मलिया की गैर मौजूदगी शिद्दत से महसूस हुई थी। शायद उन्हें लग रहा था वो मीर अर्ज़क की वजह से वहाँ मौजूद नहीं है। रात तो वो थकी हुई थी तो शायद जल्दी सो गई थी। मुलाजमा को भेजा था मैंने, बस वो रेडी होकर आ रही है। ये मुनव्वर सुल्तान थी जिन्होंने उनकी बात के जवाब में उन्हें भरपूर तसल्ली करा दी थी। इतने में मलिया भी वहाँ चली आई, काले रंग की टखनों को छूती फ्रॉक में जिसकी स्लीव्स और बस गले पर हल्का फुल्का सा काम बना हुआ था। बालों की चोटी बांधे, आंखों में काजल और लबों पर पिंक ग्लोव्स लगाए वो बेपनाह हसीन लग रही थी। काले लिबास में गोया वो कुंदन की तरह दमक रही थी। वो सबको सलाम करती उन सब की जानिब बढ़ रही थी। मीर अर्ज़क ने उसके चेहरे की धीमी सी मुस्कान और आंखों के सूजेपन को बगौर देखा था। उसकी मुस्कान ज़बरदस्ती की थी, एकदम मसनूई। बड़ी माँ से मिलकर उनकी तबीयत पूछते हुए सीधी मलिक अबान के साथ वाली कुर्सी संभाल गई थी। ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? उसके साथ बैठते ही मलिक अबान की नज़रें उसके सूजे पपूटों पर गई थीं। यूँ लग रहा था कि वो काफ़ी देर तक रोती रही हो। कुछ नहीं हुआ, थकन से शायद आंखें सूज रही हैं। मैं आइस बैग यूज़ कर लूँगी। अभी आप खामोशी से नाश्ता करें। वो दबे दबे अंदाज में यूँ बोल रही थी जैसे इस टॉपिक पर कोई बात ना करना चाहती हो। अच्छा ठीक है, चलो नाश्ता शुरू करो। वो नरम गोई से बोलता गोया उसकी बात समझ चुका था, जिसके जवाब में मलिहा ने उसे नरम मुस्कुराहट पास की। सब नाश्ते के जाने मुतवज्जह थे और मीर अर्ज़क की सारी तवज्जो का मरकज़ वो दोनों बन चुके थे। उनके बीच की बेतकल्लुफ़ी उसे शिद्दत से महसूस हो रही थी। एकदम ही मलिहा ने हाथ बढ़ाकर सैंडविच की प्लेट उठाई तो उसकी फुल स्लीव्स कलाई के पास से हल्का सा ऊपर से रख गई, जिसकी वजह से उसकी ज़ख्मी कलाई मीर अर्ज़क की नज़रों में आई थी। लेकिन ये बस लम्हे की बात थी। वो सूरत से अपना हाथ वापस खींच चुकी थी। अबान प्लीज़ मुझे सैंडविच की प्लेट पकड़ाओगे? उसके नरमी से कहने की देर थी कि उसने झट से प्लेट उठाकर उसके सामने कर दी। हालांकि वह चाहती तो मीर अर्ज़क को कह सकती थी, लेकिन उसने मलिक अबान को अहमियत देकर अर्ज़क की अहमियत उसे अच्छे से बता दी थी। उसका यह अजनबी रवैया मीर अर्ज़क को गुस्सा दिला रहा था। बाबा साहब अब हम चलते हैं, हमें ज्वेलर से भी मिलना है। अभी मलिहा के आउटफिट रेडी हो चुके हैं, सो वो भी ट्राई करवाने हैं। टिशू से मुंह साफ़ करते उसने मलिहा को इशारा दिया और मीर बख्श सुल्तान से एहतराम से मुखातिब हुआ। जाओ बच्चे, अपना मलिहा का ख्याल रखना। उन्होंने नरम गोई से कहते गोया उसे इजाज़त दी थी। मैं ज़रा अपनी शॉल और बैग ले आऊँ। संजीदगी से कहते वो तेज़ी से कुर्सी छोड़कर उठी और वहाँ से निकलती चली गई, जबकि इस दौरान मीर अर्ज़क के अंदाज में उलझन सिमट आई थी। वह इन सब की बातें समझने की कोशिशों में था कि उसे अपने हाथ पर अपनी माँ का मेहरबान लम्स महसूस हुआ। अबान और मलिहा की शादी हो रही है। वो अपनी शादी की ड्रेसेस और ज्वेलरी लेने अबान के साथ जा रही है। ये सिलसिला तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। कन्वा के पेपर के अगले दिन मलिहा की रस्में मायूं हैं। असल संजीदगी से कहती वो एक नज़र उसके चेहरे पर भी डाल गई थी, जहाँ उन्हें ढूंढने से भी कोई तासुर नहीं मिला था। वो बस खामोशी से अपने नाश्ते के जाने मुतवज्जे था। मम्मी छोटी पप्पो के साथ बस पहुँचने वाली होंगी। वो शदीद नाराज़ हो रही थी कि आपने उन्हें तबीयत ख़राबी की इत्तला नहीं दी। अब अपनी नंदों को मनाना बड़ी मामी आपका काम है। वो उन्हें संजीदगी भरे अंदाज से डरावा देने लगा तो वो उसकी शरारत समझते खूबसूरती से हंस दी थी। तुम मेरी फ़िक्र छोड़ो, अपनी फ़िक्र करो। शादी करीब है, बस कमर कस लो तुम। उन्होंने भी मलिहा के हवाले से उसे डरावा दिया। वो जवाबन खनकता हुआ दिल का कहका लगा गया। इतने में मलिहा भी शॉल से ख़ुद को कवर किए हैंड बैग पकड़े वहाँ चली आई और फिर वो दोनों ही उन्हें खुदा हाफिज़ करते वहाँ से निकलते चले गए, जबकि अर्ज़क ने इस दौरान ख़ुद को बेनियाज ज़ाहिर किया था। ज्वेलरी और ड्रेसेस लेकर मलिक अबान उसके साथ रेस्टोरेंट चला आया था और अब वो पुरसुकून गोशे में बैठे हल्की बुल्की बातों के दरमियान फ्रेश जूस इंजॉय कर रहे थे। अर्ज़क से कोई बात हुई है तुम्हारी? अचानक पूछे गए सवाल पर मलिहा को अपना चेहरा सुलगता हुआ महसूस हुआ। साथ ही उस शख्स की उंगलियों का दबाव भी गोया अब तक उसके गालों पर महसूस हो रहा था। आप यूँ पूछ रहे? मलिहा का लहजा पल में खुश्क हुआ था। जी तो जनाब, अब तक सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये एपिसोड?
कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जब मिलूँगी अगली एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।